हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था, इसी वजह से थोड़ा व्यवधान हुआ। तो इसलिए जो प्रत्यक्षवादी जो विचारक है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि सब कुछ अनुभव पर आधारित है। उन्होंने कहा मेटाफिजिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म। दर्शन जो है, पराभौतिक जो दर्शन है, वो एम्पिरिसिज्म पर अर्थात अनुभव पर आधारित नहीं है। हमारे एम्पिरिकल, हमारे एक्सपीरियंसेस पर, हमारे अनुभवों पर वो आधारित नहीं है। इसलिए वो इसको विज्ञान की श्रेणी में या एम्पिरिसिज्म का या अनुभववाद का ये इसका उदाहरण नहीं मानते हैं, इस प्रकार के ज्ञान के भंडार का, जिसका कोई हम पता न लगा पाए कि ये जो ज्ञान है हमें किस प्रकार का ये सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, उसकी कोई कसौटी नहीं है हमारे पास। इसलिए समाज विज्ञानों में, इन सोशल साइंसेस, ये माना जाता है हम उसी ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान कहेंगे जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। जो ज्ञान हमें अपने ज्ञानेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, उसी प्रकार के ज्ञान को हम अनुभव पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान कहेंगे। That all knowledge is real knowledge that is based on the data of experience. All knowledge is real knowledge that is based on the foundations of experience. जो हमारे अनुभव पर आधारित है ज्ञान, वही वास्तविक ज्ञान होगा सामाजिक विज्ञानों की दुनिया में। इसीलिए जो प्रत्यक्षवादी विचारक है, they emphasize the role of sensory organs. They emphasize the role of experiences. प्रत्यक्षवादी विचारक हमारे ज्ञानेंद्रियों के महत्व को और हमारे अनुभव को बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक महत्व देते हैं। इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी आपके सामने जो चीज है, पहली बात वो तो अपने आप में ही सत्यता का प्रमाण है। हमने कहा दिस इज अ पेन, ये पेन एग्जिस्ट कर रहा है, अब आपने देख लिया, ये प्रत्यक्षवादी विचार है। अनदर एग्जाम्पल इज द आइडिया ऑफ गॉड, ईश्वर का विचार। आई से दैट आई बिलीव इन गॉड, आई हैव फेथ इन गॉड, बट द पॉजिटिविस्ट विल से हाउ डू यू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक प्रत्यक्षवादी ये कहेगा ठीक है आप ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को आप कैसे सिद्ध करेंगे, उसके समर्थन में आप कौन सा उदाहरण देंगे। अब बहुत सारे विचारक ये कहते हैं पूरी दुनिया बनाई गई है ईश्वर के द्वारा, ये पूरा प्राकृति, ये पूरी प्रकृति, वनस्पति, ब्रह्मांड है ना, जल, नभ, पाताल, आकाश, जड़, चेतन, क्या क्या बातें कही जाती हैं, ये सब ईश्वर की देन है। लेकिन जो प्रत्यक्षवादी विचारक हैं वो इन सब चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। उन्होंने कहा हम कैसे मान लें कि ईश्वर ने बनाया है। सेंट थॉमस एक्विनास ने कहा कि नेचुरल लॉ के बारे में कहा, डिवाइन लॉ के बारे में कहा। जब नेचुरल लॉ के बारे में थॉमस एक्विनास कहते हैं कि हम ये सब प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक विधि वो है जिसके द्वारा ही पूरा ईश्वर ने बनाया, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड। लेकिन हम इस बात को हम कैसे सिद्ध करें, ये एक्विनास इस बात को कहते हैं आम व्यक्ति, एक ऑर्डिनरी इंसान इस बात को वो नहीं समझ सकता है कि किस प्रकार से ईश्वर ने अपना ये सब पूरे दुनिया की रचना किया है, उसके दिमाग में क्या था इस दुनिया को बनाते समय, ये एक आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए डिवाइन लॉ की कल्पना आई। ही गेव द आइडिया ऑफ डिवाइन लॉ, यानी दैवी विधि। एक तो नेचुरल लॉ है, दूसरा है डिवाइन लॉ। तो डिवाइन लॉ क्या है, थॉमस एक्विनास ने कहा डिवाइन लॉ वो लॉ है जिससे हम ईश्वर के मस्तिष्क को हम समझ सके। What was the real intention of, what is the real intention of God? Why did he create this vast world? Why did he create so many objects of this world? Perhaps this we cannot come to know through the natural law. So therefore
In order to understand what natural law is, what God minds is, he gave the idea of divine law. और डिवाइन लॉ क्या? डिवाइन लॉ जो उसने कहा, जो बाइबल में जो लिखा है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, इसलिए हम ईश्वरीय मस्तिष्क को हम समझ सकते हैं यदि हम बाइबल का अध्ययन करें। तो इसलिए उसको इस बात का आभास था, थॉमस एक्विनास को, कि लोग इस पर अवश्य प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि आप जितनी भी बात कर रहे हैं प्राकृतिक कानून के बारे में, प्राकृतिक विधि के बारे में, ये सब आपके सोच पर आधारित है, आपके बस विचारों पर आधारित है। इट डजंट हैव एनी कॉन्क्रीट ग्राउंड्स। ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, थॉमस एक्विनास। इसीलिए उसने इस डिवाइन लॉ के बारे में कही और कहा डिवाइन लॉ क्या है? ये हमारी बाइबल है। सेंट पीटर ने जो उपदेश दिए, क्राइस्ट ने जो उपदेश दिए, सरमन्स दिए, वो सब बाइबल में नहीं थे। और इसलिए अगर आपको समझना है, ईश्वर को समझना, आप बाइबल को पढ़ लीजिए। लेकिन फिर भी ये सारी बातें, बहुत प्रत्यक्षवादी इस बात को फिर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई जो बाइबल में लिखा है, आपके जो धर्म ग्रंथ में लिखा है, हम कैसे मान लें कि वो बात वास्तव में घटी होंगी? इस चीज को आपको क्या क्या आपके पास क्या सबूत है? व्हाट इज द एविडेंस दैट यू हैव इन सपोर्ट ऑफ बाइबल? अल्टीमेटली बाइबल इज बेस्ड ऑन वंस यू कैन से बिलीफ और फेथ or some kind of, you can say, convention that has been going on for years and for decades and for hundreds and thousands of years together. उस परंपरा पर ये आधारित है बाइबल, जो बहुत पहले, कभी हजारों वर्ष पहले लिखी गई होगी, और वो धीरे धीरे परंपरा के आधार पर आगे वो बात चलती जा रही है और उसको आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन पॉजिटिविस्ट इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कुल मिलाकर positivism and empiricism, these are very closely interlinked words. प्रत्यक्षवाद और साथ साथ अनुभववाद, ये एक दूसरे से दोनों बहुत जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्षवाद, जैसे हमने कहा कि सामाजिक विज्ञानों में या प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिकता पर आधारित है। अगर आपने किसी पदार्थ को देखा तो अपने आप में वो वैज्ञानिक, वो एक बात हो जाती है। विज्ञान भी पदार्थों के, वस्तुओं के अस्तित्व को पर आधारित है। साइंस जिस चीज़ को देखता है, विज्ञान जिस चीज़ को देखता है, जिस चीज़ को वो पुष्टि कर देता है, वो यानी वो चीज़ अस्तित्व में है। प्रत्यक्षवाद भी इसी बात को मानता है। हम जिस चीज़ को प्रत्यक्ष देख सकते हैं वही हमारे लिए ज्ञान है, वही वास्तविक ज्ञान है। बाकी अन्य प्रकार का जो ज्ञान है, दर्शन है, अध्यात्म है, इस प्रकार की जो स्पेक्युलेटिव फिलॉसफीज है, ये विज्ञान नहीं है। लेकिन फिर वो जब ये कहता है कि भाई साइंस के पास तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साइंस के पास तो इक्विपमेंट्स हैं, साइंस के पास तो सब साधन है जिससे वो किसी वस्तु के अस्तित्व को जान सकता है। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में ये सारी चीजें नहीं हैं। विज्ञान में तो लेबोरेटरी भी है, वहाँ पर उस लेबोरेटरी में हम माइक्रोब्स को हम स्टडी कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो हमें अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, वायरसेस जो हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर विज्ञान में इस प्रकार के टेलीस्कोप हैं, इस प्रकार के दूरबीन हैं, बाइनोकुलर्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसलिए जो चीज़ हमको नहीं दिख रहा है वो भी वहाँ पर है। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में हमारे पास कोई ऐसा वैज्ञानिक उपकरण नहीं है। इन सोशल साइंसेज वी डू नॉट हैव एनी सच साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच वी कैन प्रूव द एग्जिस्टेंस और द एब्सेंस ऑफ एनी सब्सटेंस। इसलिए उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कहा, वो हमारी कमी कब पूरी होगी, जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों से हम चीज़ों को हम महसूस करें, अनुभव करें, और उस जो हमें इससे ज्ञान मिलता है दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ साइंस। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ झूठ नहीं बोलेंगी। अगर हमें मिर्चा खाकर कड़वा लगा तो हम कड़वा ही बोलेंगे, हमें चीनी खाकर मीठी लगी तो हम मीठी बोलेंगे। तो देयरफॉर इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस। हमने एक ऐसा पदार्थ खाया जिससे हमारा मुंह जला, हमने कोई ऐसा पदार्थ खाया जिससे हमारे मुंह की मिठास बढ़ी, दैट इज बेस्ड ऑन साइंस, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन माई कंजेक्चर। इसलिए एम्पिरिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट फ्लोज अलॉन्ग विथ पॉजिटिविज्म, है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है।
अब दूसरी बात यह है कि क्या ये जो विचारधारा है इसका उद्भव कब हुआ है, इसकी उत्पत्ति कब हुई है? फ्रॉम व्हेन कैन वी ट्रेस द ओरिजिन ऑफ पॉजिटिविज्म इन आवर इन पॉलिटिकल थ्योरी और इन पॉलिटिकल थॉट? देखिए, अगर हम इसको हम ये जानना चाहिए कब से ये विचारधारा चलनी शुरू हुई। देखिए, इस विचारधारा यूँ तो प्राचीन काल में भी थी। प्राचीन काल में प्रोटागोरस एक ऐसा सोफिस्ट विचारक था जिसने इस बात के ऊपर ये बल देना शुरू किया कि बहुत सारी संसार में यूँ तो चीज़ें हैं। ये 5th सेंचुरी BC में प्रोटागोरस नाम का एक सोफिस्टवादी विचारक था जिसने इस बात को कहा कि देखिए, यूँ तो संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन हम किस वस्तु को हम सही माने, किस वस्तु को गलत माने, कौन वस्तु है कौन नहीं है। तो उसने सबसे पहले विचार दिया, हमको जो चीज़ दिख रही है भौतिक जगत में पदार्थ के रूप में दिख रही है, हमारे लिए वही सत्य है। लेकिन वहाँ पर जब प्राचीन हम यूनान सभ्यता में जब जाते हैं, यूनानी सभ्यता में, यूनानी जगत में जाते हैं, तो वहाँ पर तो ये विचारधारा बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी। बस इतना उनका ये अवश्य मानना था कि जो कुछ ऑब्जर्वेबल है, हम देख सकते हैं, वही हमारे लिए जानने योग्य है। और इसीलिए उन्होंने ज्ञान के विषय के ऊपर भी, ज्ञान को भी संशय का विषय मान लिया था प्रोटागोरस ने। जैसे आज के समय में कहते हैं पॉजिटिविस्ट जो आज बात करते हैं, वो उन्होंने भी इस बात को माना। लेकिन कालांतर में ये जो विचारधारा थी और पुष्ट होती गई धीरे धीरे। ये तो थोड़ा थोड़ा उसके जो अंश में हमें देखने को मिलता है प्राचीन यूनानी सभ्यता में देखने को मिलता है। बाद में 3rd सेंचुरी BC में भी कुछ ऐसे सोफिस्ट विचारक थे जिन्होंने संशय उठाया था, ज्ञान को लेकर संशय उठाया था, इसलिए उनको संशयवादी भी कहा जाता है, स्केप्टिक्स भी कहा जाता है। और जैसे एपिक्यूरियंस का नाम आता है, एपिक्यूरियंस हमारे यहाँ चारवाक जो दर्शन है, भारत में जो चारवाक दर्शन है, यूनानी देश में, ये यूनानी जगत में, वहाँ पर ये एपिक्यूरियन फिलॉसफी थी। चारवाक दर्शन क्या था? यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः, त्रयोलोकस्य वेदा कर्तारो भंड नूत निशाचरा। यानी जब तक आप जीवित रहिए तब तक सुख से रहिए, घी खाइए और उधार का घी खाइए। मरने के बाद तो कुछ नहीं रहेगा, हम राख में परिवर्तित हो जाएंगे, शरीर राख बन जाएगा। और जो लोग बड़ी बड़ी आध्यात्म की और नैतिकता के बारे में बात करते हैं वो केवल हमको गुमराह करते हैं। यानी ये जो दर्शन है इस प्रकार का, ये दर्शन ये बताता है कि जो कुछ है सब यहीं पर ही है। जैसे किंग लुई XIV फ्रांस का कहता था, आई एम द गॉड। ईश्वर को अगर तुम्हें देखना है, जानना, तो मुझे देख लो, मैं ही भगवान हूं तुम्हारा। और अगर तुम मुझे नहीं देख पा रहे, उसका मतलब है भगवान है ही नहीं संसार में। इसी तरह से जो हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय आप कह लिए कि साहित्य में या विद्वत जगत में ये बात कहा जाता था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यानी एक विचारधारा वो थी अद्वैतवाद की जो ये मानती थी ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है। लेकिन दूसरी विचारधारा ये थी ब्रह्म सत्यम जगम सत्यम अपि, यानी ईश्वर भी सत्य है और जगत भी सत्य है। और तीसरी विचारधारा ये थी कि जगन ब्रह्म मिथ्यम जगन सत्यम, अर्थात ईश्वर अमूर्त है, ईश्वर काल्पनिक है, लेकिन ये जगत सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यम, इसका ठीक जो विपरीत था वो था जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्यम, अर्थात ये दुनिया ही सही है, दुनिया सत्य है, लेकिन ईश्वर एक कल्पना का विषय है। यानी ये जो इस विचार की विचारधारा थी चारवाक की, ये प्रत्यक्षवाद पर आधारित थी, क्योंकि हम इस दुनिया को देख सकते हैं,
इस दुनिया के विभिन्न पदार्थों को हम देख सकते हैं। इसलिए यह भी प्रत्यक्षवाद का उदाहरण है। एपिक्यूरियन जो फिलॉसफी थी आफ्टर द डिमाइस ऑफ द अरिस्टोटेलियन फिलॉसफी, अरस्तुवादी दर्शन के बाद जो यूनान में एक नई विचारधारा आई एपिक्यूरियनवादी, यानी यूटिलिटेरियनिज्म अर्थात उपयोगितावादी, जिसको हम कहा गया हीडोनिस्टिक, सुखवादी जो विचारधारा थी, हीडोनिस्टिक फिलॉसफी या सुखवादी जो विचारधारा थी, जो एपिक्यूरियन जिसका प्रतिनिधित्व करते थे, यह भी एक पॉजिटिविज्म का एक स्वरूप था। जो आधुनिक जो मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म है, आधुनिक उपयोगितावादी जो सिद्धांत है जिसके प्रणेता जर्मी बेंथम है, he also belongs to the school of positivism। और बेंथम तो बहुत बड़े आप कह लीजिए कि विचारक ऐसे थे जो मिथ्या को की भर्त्सना करते थे, यानी जो आइडिया ऑफ इमेजिनेशन की बड़ी आलोचना करते थे। What are natural laws? Natural laws are nonsense built upon stilts। जब जेरमी बेंथम ने प्राकृतिक विधि की आलोचना किया तो सामान्य आलोचना नहीं थी, बड़ी कटु आलोचना थी। वो कटु आलोचना ये थी, उसने कहा, बेंथम ने कहा, दे आर नॉट ओनली अनरियल लॉस। प्राकृतिक कानून केवल अवास्तविक कानून ही नहीं है, बल्कि दे आर नॉनसेंस। ये एक अनर्गल ये बात है, ये बकवास है जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, ये अनर्गल प्रलाप है। इट इज नॉनसेंस बिल्ट अपॉन स्टिल्स। आप ऐसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, आप ऐसी कोरी बकवास कर रहे हैं जिसको आपने बड़ा महिमा मंडन कर दिया, बड़ा आपको उसको अलंकृत भाषा में आप उसको बात हमसे कर रहे हैं। ऐसी बेकार की भाषा, ऐसी बेकार की चीज़ों को आप हमसे डिस्कस ना करिए। बेंथम का ये कहा करता था। तो अर्थात ये जो हीडोनिस्टिक जो फिलॉसफी है प्राचीन समय की, जो एपिक्यूरियंस जिसके जो एडवोकेट्स थे, जो इसको आपके लिए सपोर्टर्स थे इस थ्योरी के, और बाद में आकर मध्य आधुनिक काल में बेंथम ने जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया वो भी पॉजिटिविज्म पर ही आधारित है, उसका ही एक स्वरूप है। लेकिन देखिए, पॉजिटिविज्म जो एक विचारधारा है, ये पूर्ण रूप से हम कह लें कि बेंथम के हीडोनिस्टिक फिलॉसफी से, सुखवादी दर्शन से एकदम मिलता जुलता है, तो ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि अभी हमने आपको शुरू में बताया था कि जो पॉजिटिविज्म की जो विचारधारा है, ये एक वो विचारधारा है जो इस बात में विश्वास करती है कि तर्क की कहीं ना कहीं कोई भूमिका अवश्य है, कि द आइडिया ऑफ लॉजिक ऑल्सो इज देयर एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। पूरी तरीके से ये लॉजिक बेकार की बकवास नहीं होती है, ये पॉजिटिविज्म मानता है। जबकि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत इस बात को पूरी तरीके से नहीं, इस बात को पूर्ण रूप से खंडित कर देता है। उसने कहा नेचुरल लॉ या नेचुरल राइट जिसकी आप बड़ी तर्कपूर्ण बातें करते हैं, ये कहता है ये तो बेकार की बात है। तो यानी बेंथम तो तर्क को भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता था, ये बिल्कुल ही नहीं देता था। ही वॉज अ ग्रेट जूरिस्ट ऑफ हिज टाइम। बेंथम अपने समय का एक बहुत बड़ा एक संविधान वेत्ता था, न्यायविद था। ही वॉज अ ग्रेट लीगल माइंड ऑफ हिज टाइम। और उसने कानून पर बहुत सारी टीकाएं, बहुत सारी कमेंट्रीज, बहुत सारे उसके ग्रंथ हैं। एंड ऑल द लीगल वर्क्स और द वर्क्स ऑफ बेंथम दे बिकेम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग हिज ओन लाइफ टाइम। अपने ही जीवन काल में उन सारे ग्रंथों की बहुत उसको महिमा, उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, क्योंकि उसने कानून के बारे में लिखा। और आप जान लीजिए, कानून तो अधिकांश जो प्रत्यक्ष है उसी के बारे में बात करता है। लॉ यूजुअली टॉक्स अबाउट व्हाट इज देयर इन रियलिटी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन कंजेक्चर। एंड देयरफॉर बेंथम वाज नॉट अ काइंड ऑफ a legal mind or a legal scholar who had any kind of faith in natural right or natural law, or for that matter in the power of logic. अगर लॉजिक के बारे में बेंथम ने कहीं बात भी किया है,
So that is based also on some kind of positivist matter. अगर कहीं बेंथम ने तर्कशास्त्र का सहारा लिया तो उसका भी कोई आधार है, कोई कॉन्क्रीट उसका ग्राउंड है. इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्योरली स्पेकुलेशन. एक आधार, एक तर्क का वो आधार था या एक तर्क का वो उदाहरण है जो हॉब्स रूसो ने अपनाया. कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स ने जिस प्रकार से लॉजिक को अपना मूल आधार बनाया अपने वर्णन का या अपनी फिलॉसफी का, उस प्रकार के तर्क को बेंथम कोई महत्व नहीं देता है. इसलिए देयर इज अ डिफरेंस between the concept of logic that has been adopted and that has been made use of by the three contractualist social thinkers on the one hand and by Bentham on the other hand. इसलिए हमको इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना होगा कि तर्क की जहाँ तक बात आती है तो बेंथम ने कहाँ तक उसको सपोर्ट किया है और कहाँ तक तर्क को सामाजिक समझौतावादी विचारक सपोर्ट करते हैं. यह कहना कि तर्क का यदि समर्थन समझौतावादी करते हैं तो बेंथम भी करता है, दिस विल बी अ रॉन्ग, यू कैन से स्टेटमेंट अबाउट बेंथम. बेंथम ने तर्क का वही सहारा लिया व्हेन ही इज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट ऑन द लॉ और एनी लीगल पॉइंट. जब किसी कानूनी विषय को लेकर बेंथम अपनी बात करता है तभी वहाँ वो तर्क वो सहारा लेता है. कानून जो अर्थात यथार्थ में जो दिखता है बोलता है उसी को ही बेंथम अपना मूल आधार बताता है या बनाता है अपने पूरे फिलॉसफी का. इसलिए उस कानूनी विषय को साबित करने के लिए वो तर्क का सहारा लेता है. लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स के साथ ये बातें नहीं है. सो दैट डिफरेंशिएट्स द स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू द स्कूल ऑफ लॉजिक into you can say different parts, है ना. तो ये एक जिसे हम कह लें कुछ गूढ़ बातें हैं. तो जब हम पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते हैं तो प्रत्यक्षवाद, यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रत्यक्षवाद अनुभववाद को मानता है, प्रत्यक्षवाद विज्ञानवाद को मानता है, लेकिन फिर विज्ञानवाद और अनुभववाद में वो अंतर करता है. एक बहुत ये पहली बात, प्रत्यक्षवाद विज्ञानवाद और अनुभववाद दोनों को मानता है, लेकिन फिर वो दोनों में क्लासिफिकेशन करता है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद जो है विज्ञान की उस चीज़ को नहीं अपना सकता है सामाजिक विज्ञानों में जो विशुद्ध विज्ञानों में अपनाया जाता है. इसलिए वो अनुभववाद को वो महत्व देता है. इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू एम्पिरिसिज्म. एक बात तो ये हमने बताई. दूसरी बात ये है कि व्हेन आई से दैट it gives importance to logic at least to some extent, then we have to maintain the difference. The concept of logic as that was propounded by the three social contractualist thinkers on the one hand and the concept of logic that was adopted or that was supported by Bentham on the other hand. ये दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखना होगा. और तीसरी बात हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि that positivism is a philosophy that has not risen all at once. It has risen gradually over the course of history. इतिहास के लंबे दौर में ये प्रत्यक्षवाद धीरे धीरे उदित होता है. जब हमने बताया कि 5th सेंचुरी BC में प्रोटागोरस को हम देखते हैं, उसके कुछ विचारों को अगर हम स्टडी करें, वहाँ पर ये संशयवाद देखने को मिलता है कि अर्थात उसके समय में सब लोग जो कहा करते थे कि ज्ञान और तर्क और ये सारी बातें कही करते थे, उस बात को वो अस्वीकार कर देता है प्रोटागोरस. और उसने भी कहीं ना कहीं वास्तविक जगत के बारे में, रियल वर्ल्ड के बारे में बात कही है प्रोटागोरस ने. लेकिन ये बात और स्पेसिफिकली सामने आती है जब हम एपिक्यूरियंस के बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं सुखवादी विचारक. इसके बारे में हमने आपको बताया. और हिंदुस्तान के यानी भारत के संदर्भ में ये चारवाक फिलॉसफी इससे कुछ काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है ना. तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं. अब अभी आज की बात यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि आई हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी. ठीक है ना. हम अगले लेक्चर में इससे आगे और बात करेंगे और अच्छे से आपको समझाते रहेंगे. तो प्लीज़ कीप फॉलोइंग माई लेक्चर एंड ऑल्सो कीप स्टडिंग बाय योर सेल्फ
थ्रू योर ओन सोर्सेज वट एवर बुक्स यू हैव ऑन द सब्जेक्ट, है ना। तो अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय।